हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टूल रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हमें भूलना नहीं है, हम आगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो टूल्स और टेक्निक्स यूज होती है, उन टूल्स टेक्निक्स की हम बात कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने पीसीआर के बारे में पढ़ा, जो कि एक टेक्निक है जो कि यूज होती है फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ हमने आगे कुछ टूल्स की बात की थी जो कि अगेन यूज होते हैं फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने कुछ एंजाइम्स की बात की और मेनली हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से हम डीएनए को पर्टिकुलर साइट पे कट कर सकते हैं और हमारे डिजायर्ड जीन को हम आइसोलेट कर सकते हैं, जो जीन हमें ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर ऑर्गेनिज्म, वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वन एनिमल टू अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऐसे में जीन ट्रांसफर के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जरूरत होती है और वो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जीन ट्रांसफर में जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जो डीएनए कट किया है, वो डीएनए हम डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यानी बैक्टीरिया में नहीं सेंड कर सकते। ठीक है, तो डीएनए में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जीन या एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए जीन दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाला जाता है और उनसे प्रोटीन बनवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा यहाँ पे हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा सेल है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल। ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल, इसके अंदर डीएनए, इस डीएनए को हमने आइसोलेट किया। ठीक है, आइसोलेट करके इसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट कर दिए हमने। छोटे छोटे फ्रैगमेंट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमको डीएनए के बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मिले। ठीक है, और ये फ्रैगमेंट कौन से एंजाइम की मदद से हुए? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से हुए। ठीक है, अब इन छोटे फ्रैगमेंट में से हम वो फ्रैगमेंट अलग करेंगे जिसमें हमारा डिजायर्ड जीन है। मान लो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल है, तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन ये है। ठीक है, दिस जीन इज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग। अब ये जीन हमने सेपरेट कर लिया, तो हम ये डायरेक्ट बैक्टीरिया में नहीं डाल सकते। इस जीन को हमें पहले किसी वेक्टर में डालना पड़ेगा, वेक्टर जो कि हमारा डीएनए, हमारा जीन लेके जाएगा बैक्टीरिया तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, और वेक्टर जो यहाँ पे यूज होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्लाज्मिड होता है। ठीक है, प्लाज्मिड एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जिसके अंदर हम अपना डिजायर्ड जीन जो है वो ऐड करते हैं। इंसुलिन का जीन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये प्लाज्मिड हमारा डीएनए लेके कहा जाएगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, दिस प्लाज्मिड विल टेक आवर डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, और बैक्टीरियल सेल में जाने के बाद जब जब बैक्टीरियल सेल अपनी कॉपी बनाएगा, ठीक है, जब जब बैक्टीरियल सेल अपनी कॉपी बनाएगा तो इस प्लाज्मिड की भी कॉपी बनेगी, और जब जब प्लाज्मिड की कॉपी बनेगी तब तब हमारे डीएनए की भी कॉपी बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखो, प्लाज्मिड ने अपनी कॉपी बनाई, तो प्लाज्मिड के वजह से डीएनए की भी जो डीएनए हमने इंसर्ट किया है उसकी भी कॉपी बनेगी। और जितने बार ये अपना प्रोटीन बनाएगा, तो अगर प्लाज्मिड के अंदर जितने जीन है उसका प्रोटीन बनेगा, तो यहाँ पे हमारे जीन का भी प्रोटीन बनेगा, इंसुलिन। ठीक है, यहाँ पे भी बनेगा इंसुलिन। ठीक है, तो ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक का प्रोसेस, जिसमें से हमने सबसे पहले क्या किया कि हमारा जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल था, इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, तो पेनक्रिया का ये बीटा सेल है, ठीक है, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, तो इसका हमने डीएनए निकाल लिया। ठीक है, इस डीएनए को हमने कट किया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कट करने के बाद जो छोटे छोटे हमको मिले फ्रैगमेंट्स, ठीक है, इन फ्रैगमेंट्स में से हमने अपना फ्रैगमेंट जिसमें इंसुलिन है, इंसुलिन का जो जीन है, ठीक है, इंसुलिन का जो जीन है वो फ्रैगमेंट हमने अलग कर लिया। इस फ्रैगमेंट को हमने इंट्रोड्यूस किया इनटू द वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम प्लाज्मिड होता है। हमने बोला प्लाज्मिड क्या होता है, एक बार फिर समझ लो। बैक्टीरिया के अंदर छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं जो बैक्टीरिया के खुद के नहीं होते, लेकिन बाहर से बैक्टीरिया में एंटर कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड जो है वो बाहर से डीएनए एंटर होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड के अंदर हमने अपना अपना डीएनए जो है, अपना इंसुलिन का जीन डीएनए इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब इंसर्ट करने के बाद ये जो डीएनए बना, इस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। ठीक है, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने इंसर्ट किस में किया? होस्ट में। होस्ट यानी बैक्टीरियल सेल।
ठीक है, होस्ट हमारा कौन है, बैक्टीरियल सेल में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और ये बैक्टीरियल सेल मोस्ट ऑफ द टाइम ई कोलाई हम यूज करते हैं, ठीक है, ई कोलाई यूज करते हैं। फिर जब जब ये बैक्टीरियल सेल अपनी कॉपी बनाएगा तब तब ये जो है ये सेल का भी नंबर बढ़ेगा, सेल के साथ हमारे प्लाज्मोडियम का भी नंबर बढ़ेगा, प्लाज्मोडियम नहीं, प्लाज्मिड का भी नंबर बढ़ेगा। और जितने बार प्लाज्मिड का नंबर बढ़ेगा उतने बार हमारा जीन भी इंसुलिन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे सारे प्लाज्मिड यहाँ पे भी हमको मिलेंगे और ऊपर नीचे दोनों जगह मिलेंगे। तो ये भी एक प्लाज्मिड हो गया, इसमें भी प्लाज्मिड हो गया। तो जितने बार सेल की कॉपी बनेगी उतने बार प्लाज्मिड की भी कॉपी बनेगी और उतने बार यहाँ पे इंसुलिन भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इंसुलिन के लिए मैं आई लिखता हूँ सिर्फ, यहाँ पे भी इंसुलिन बनेगा, यहाँ पे भी इंसुलिन बनेगा, यहाँ पे भी इंसुलिन बनेगा। तो जितना ज्यादा अमाउंट में ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, उतने ज्यादा अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस होते जाएगा, ठीक है। आई होप ये जो जनरल ओवरव्यू है वो आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो हमें पता है कि हम डीएनए को डायरेक्टली बैक्टीरियल सेल में नहीं भेज सकते, ठीक है। भेजना है तो उसके लिए कुछ अलग टेक्निक्स होती है, उसकी भी हम बात करेंगे आगे। तो क्लोनिंग वेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वेहिकल डीएनए है जिसके थ्रू हम अपना जीन बैक्टीरिया में सेंड करते हैं, ठीक है। तो क्लोनिंग वेक्टर्स आर नथिंग बट द वेहिकल डीएनए, जो हमारा डीएनए बैक्टीरिया तक लेके जाते हैं, ठीक है। वेक्टर्स आर द डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरी द फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल, ठीक है। तो ये बेसिकली वेक्टर जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल ही होते हैं जो कि फॉरेन डीएनए यानी हमने जो डीएनए डाला है, हमने जो जीन डाला है फॉरेन जीन, उसको लेके जाते हैं, ठीक है। दैट कैरी द फॉरेन जीन सेगमेंट और डीएनए सेगमेंट एंड रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। होस्ट सेल यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर ये क्या करता है, रेप्लिकेट होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारे वेक्टर यूज होते हैं, मेनली जो वेक्टर यूज होता है वो होता है प्लाज्मिड। इसके अलावा बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं, वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे डायग्रामेटिकली वायरस का भी मैं बताता हूँ। अगर बैक्टीरियोफाज की हम बात करते हैं तो हमें पता है इफ दिस इज द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के ऊपर वायरस जो है वो खुद को अटैच कर देता है, वायरस खुद को अटैच कर देता है बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। और अपना डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर सेंड करता है, ठीक है। अपना डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो अंदर सेंड करता है। तो वायरस का डीएनए अब बैक्टीरिया के अंदर आ चुका है। तो जब वायरस का डीएनए आ सकता है तो वायरस के डीएनए के साथ हमारा जीन भी तो हम बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं ना। तो हम अपना जीन वायरस के डीएनए में डाल देंगे। वायरस का डीएनए जब बैक्टीरिया में जाएगा इन्फेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया को, तो हमारा जीन भी, हमारा डीएनए भी बैक्टीरिया के अंदर चले जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से वायरल डीएनए को भी यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियोफाज के डीएनए को भी यूज कर सकते हैं एज अ वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर देखो यहाँ पे प्लाज्मिड यूज हुआ है सबसे पहले, ठीक है। एज अ प्लाज्मिड को हम वेक्टर यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियोफाज को हम एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं, मतलब वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसके डीएनए को भी हम एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो बैक्टीरियोफाज में एग्जांपल दिया है M13, एक बैक्टीरियोफाज है। लैम्बडा वायरस, ठीक है, इसी को लैम्बडाफाज भी बोलते हैं, तो लैम्बडा वायरस भी एक बैक्टीरियोफाज है, ठीक है। कॉस्मिड को भी हम एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। कॉस्मिड क्या होता है, दो चीजों का मिक्सचर होता है, ये प्लाज्मिड और लैम्बडाफाज की कॉस साइट, लैम्बडाफाज यानी वायरस। तो वायरस की एक कॉस साइट होती है, स्टिकी एंड होते हैं। स्टिकी एंड क्या होते हैं हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे डायग्राम भी दी है, देखो ये है स्टिकी एंड्स जो कि अनपेयर्ड है। तो स्टिकी एंड्स होते हैं लैम्बडाफाज के डीएनए में। लैम्बडाफाज एक वायरस है, उसके डीएनए में स्टिकी एंड होते हैं, ठीक है। तो वो कॉस साइट, उस स्टिकी एंड को कॉस साइट बोलते हैं। तो कॉस साइट और प्लाज्मिड दोनों को मिला दे तो कॉस्मिड बन जाता है, ठीक है। तो कॉस्मिड क्या है यहाँ पे लिख देता हूं मैं। व्हाट इज कॉस्मिड? कॉस्मिड इज द कॉस साइट, ठीक है। कॉस साइट किसकी कॉस साइट? लैम्बडाफाज की, ठीक है, लैम्बडाफाज की कॉस साइट प्लस यहाँ पे प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड और कॉस साइट लैम्बडाफाज की, इन दोनों को मिला के बनता है कॉस्मिड, इन दोनों को मिला के बनता है कॉस्मिड। फाजमिड, फाजमिड यानी दैट इज बैक्टीरियोफाज, कोई भी वायरस, M13 कोई भी बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज प्लस प्लाज्मिड, जब दो चीजें मिलती है बैक्टीरियोफाज प्लस प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज फाजमिड, ठीक है। फाज का मतलब होता है वायरस और मिड का मतलब प्लाज्मिड। तो वायरल डीएनए और प्लाज्मिड दोनों को मिक्स किया जाता है। प्लाज्मिड खुद ही डीएनए है, प्लाज्मिड खुद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और वायरस का भी डीएनए अगर मिला दिया तो वायरल डीएनए और साथ ही में यहाँ पे प्लाज्मिड का
प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है, दोनों मिक्स हो जाते हैं तो फाजमिड बनता है। आपको समझ में आ चुका होगा आई थिंक, ठीक है। तो एक बार फिर से हम समझते हैं कौन कौन से वेक्टर यूज किए जाते हैं। वेक्टर प्लाज्मिड को यूज किया जाता है जो खुद डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। डायग्रामेटिकली अगर देखें तो हम ऐसा ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है, दिस इज प्लाज्मिड। बैक्टीरियोफाज क्या है बोला हमने, वायरस, ठीक है, ये वायरस जिसके अंदर ये डीएनए है, तो वायरस के डीएनए को बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। M13 लैम्ब्डा फाज वायरस, ये इनके एग्जाम्पल है। कॉस्मिड क्या है, जिसमें कॉस साइट होती है, ठीक है, जिसमें कॉस साइट होती है किसकी, लैम्ब्डा फाज की, प्लस प्लाज्मिड होता है, उसको हम बोलते हैं कॉस्मिड। फाजमिड क्या होते हैं, जिसमें बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड दोनों डीएनए मिक्स होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं, तो उसको बोलते हैं फाजमिड। इसके अलावा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी बैक्टीरिया का क्रोमोसोम हम आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं, उसको भी एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। तो ये क्रोमोसोम भी बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर सकता है। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, यीस्ट का भी आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है जिसको अगेन हम बैक्टीरिया के अंदर, यीस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ट्रांसपोजॉन, ट्रांसपोजॉन क्या होते हैं, जंपिंग जीन होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जीन्स जो है वो जंप करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। देखो ट्रांसपोजॉन को मैं यहाँ पे डायग्राम की मदद से फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए ये हमारा डीएनए है, ठीक है, और ये डीएनए पे हमारे बेस पेयर्स है। तो ये बेस पेयर में है एडेनिन, यहाँ है थाइमिन, यहाँ है ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन। तो मान लीजिए ये चार जो है वो जंपिंग जीन है, जंपिंग जीन यानी ट्रांसपोजॉन। तो ये अपनी पोजीशन यहाँ से हट के, ये यहाँ से हट जाएंगे और ये जाके कहीं पे भी बाइंड हो जाएंगे। मान लो इधर बाइंड हो गए, तो अब ये जो है यहाँ से हट गए और ये ATGC यहाँ पे आ गए। तो ये जो है इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया, ये जंप कर गए फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो ऐसे जीन जो जंप करते हैं, जो अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, उन जीन को जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजॉन कहते हैं। तो ट्रांसपोजॉन को भी एज अ वेक्टर हम यूज कर सकते हैं। हम अपना जीन, डिजायर्ड जीन ट्रांसपोजॉन में डाल देंगे, ठीक है, जंपिंग जीन्स के बीच में। अब जब ये जीन जंप करेगा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो ये हमारा डिजायर्ड जीन लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोजॉन भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। हम अपना जीन ट्रांसपोजॉन में डालेंगे, ट्रांसपोजॉन बैक्टीरिया में जाएगा और बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में जाके वो खुद को अटैच कर लेगा जंप करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ मिक्स कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजॉन। इसके अलावा बक्यूलो वायरसेस, वायरसेस हमने देखा कि वायरसेस अपना डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर। तो इन वायरसेस को भी हम एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है, बक्यूलो वायरसेस। इसके अलावा मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो ये भी जो क्रोमोसोम है इसको भी यूज किया जाता है फॉर अगेन दैट इज ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड जीन। तो ये सारे वेक्टर है जिसमें मोस्ट कॉमन वेक्टर यूज होता है दैट इज प्लाज्मिड, ठीक है, और समटाइम्स यूज होता है दैट इज फाजमिड या कॉस्मिड, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले वेक्टर्स है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर हम देखते हैं दैट इज प्लाज्मिड वेक्टर होते हैं। इनमें दो वेक्टर का नाम यहाँ पे दिया गया है, PBR322 एंड PUC, और एक वेक्टर है TI प्लाज्मिड दैट इज T ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इनके नाम कैसे पढ़ते हैं, हाउ द प्लाज्मिड इज नेम्ड, प्लाज्मिड को कैसे नाम दिया जाता है, वेक्टर को कैसे नाम दिया जाता है। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में हमने पढ़ा था कि जैसे इको R1 में इश्चरिशिया का E लिया था, R यानी इको को CO लिया था कोलाई का, इश्चरिशिया कोलाई में इको, ठीक है, R उसकी स्ट्रेन को बोला गया था और 1 यानी पहले नंबर पे उसको आइसोलेट किया गया था, ठीक है, बैक्टीरिया से। तो ये नाम हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के देखे, ऐसे दी जाती है उनको नॉमनिक्लेचर। अब प्लाज्मिड का नॉमनिक्लेचर कैसे होता है, तो प्लाज्मिड का ये देखो स्मॉल लेटर में P लिखा हुआ है, P का मतलब होता है प्लाज्मिड। ये देखो P यहाँ पे भी, PUC में भी P लिखा हुआ है, तो P का मतलब होता है प्लाज्मिड, ठीक है। और जिसने इसकी डिस्कवरी की गई है उसका नाम बाद में होता है। तो B का मतलब होता है बॉलीवर, R का मतलब होता है रेड्रिग्यूस। तो दो साइंटिस्ट थे, बॉलीवर एंड रोड्रिग्यूस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बॉलीवर और दूसरे थे रोड्रिग्यूस, ठीक है। बॉलीवर एंड रोड्रिग्यूस ने इसको इन्वेंट किया गया, बनाया था, सिंथेसाइज किया था, इसी वजह से इसको PBR बोला है, दैट इज प्लाज्मिड बॉलीवर, प्लाज्मिड जो कि सिंथेसाइज किया है बॉलीवर एंड रोड्रिग्यूस ने, ठीक है। बाकी इसको आगे न्यूमेरिकल नंबर दिया उन्होंने 322, ठीक है, इन्होंने आगे उनको न्यूमेरिकल नंबर दिया 322, ठीक है। PUC प्लाज्मिड, ये भी एक प्लाज्मिड है जिसमें P का फुल फॉर्म अगेन हमें पता है प्लाज्मिड है,
U फॉर यूनिवर्सिटी, C फॉर कैलिफोर्निया। तो यहाँ पे जिस जगह पे ये प्लाज्मिड बना उसके बेसिस पे इसका नाम रखा गया, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट और जहाँ पे प्लाज्मिड बनाया गया उस जगह के बेसिस पे प्लाज्मिड का नाम रखा जाता है। तो प्लाज्मिड ये जो प्लाज्मिड है PUC, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया, ठीक है। दिस प्लाज्मिड इज मेड अप इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बनाया गया। इसके अलावा बैक्टीरियोफाज को भी यूज किया जाता है, जैसे मैंने बोला लैम्ब्डाफाज, ठीक है, और M13 फाज, ठीक है। तो इनको भी यूज किया जाता है एज अ वेक्टर, ठीक है। तो मोस्ट कॉमनली ये वेक्टर्स जो है वो यूज होते हैं। प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेक्टर, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली जो वेक्टर यूज होते हैं वो यूज होता है प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज, ठीक है। बाकी हमने ये जो हमको नीचे टेबल दिख रहा है, ये टेबल हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के टेबल्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ गुड वेक्टर शुड हैव द एबिलिटी। एक वेक्टर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तो यहाँ पे हेडिंग हम दे सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वेक्टर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वेक्टर। एक अच्छे वेक्टर के क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तो ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिए गए हैं। एक वेक्टर में सबसे पहले द वेक्टर शुड हैव द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन सो दैट द वेक्टर शुड रेप्लिकेट, ठीक है, थ्रू ओराइजीन। ओराइजीन क्या होती है, रेप्लिकेशन में हमने पढ़ा है जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराइसी या ओराइजीन बोलते हैं, ठीक है। तो एक वेक्टर रेप्लिकेट होने के काबिल होना चाहिए, वो अपनी कॉपी बना सकना चाहिए, ठीक है। हमने देखा आगे यहाँ पे ये डायग्राम में हमने देखा कि जब बैक्टीरिया डिवाइड होता है, जब बैक्टीरिया डिवाइड होता है तब ये वेक्टर भी डिवाइड होता है, तब प्लाज्मिड भी अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है। तो वेक्टर अपनी कॉपी बनाने के काबिल होना चाहिए बिकॉज वेक्टर इज अ डीएनए। वेक्टर क्या है बोल रहे हैं हम, एक डीएनए है, ठीक है। तो जब बैक्टीरिया अपनी कॉपी बनाएगा तब ये वेक्टर ने भी, ये प्लाज्मिड ने भी अपनी कॉपी बना सकना चाहिए। तो कॉपी बनाने के लिए उसको, अब क्योंकि ये डीएनए है तो डीएनए को कॉपी बनाना है तो डीएनए पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये अगर एक प्लाज्मिड है तो प्लाज्मिड पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये जो साइट है मान लो इसको हम बोलते हैं ओराइसी। ओराइसी का मतलब होता है जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो ओराइसी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का जो साइट है, ठीक है, इनिशिएशन पॉइंट, वो प्लाज्मिड पे होना जरूरी है ताकि रेप्लिकेशन हो सके, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि शुड हैव द एबिलिटी ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि एक वेक्टर ने इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करना चाहिए जिसके लिए उसके पास ओराइजिन यानी ओराइसी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी हम देखते हैं दैट इज कॉपी फॉर्म होती है इससे डीएनए की। हाँ, दूसरा हम देखते हैं मोर एवर वेक्टर शुड बी एबल टू इजीली इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल। तो वेक्टर जो है इजीली इंट्रोड्यूस हो सकना चाहिए होस्ट सेल के अंदर। तो यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया। हमने देखो यहाँ पे फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। वेक्टर क्या होता है, हमने बोला वेक्टर एक वेहिकल डीएनए होता है। वेक्टर बेसिकली एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि फॉरेन डीएनए को कैरी करता है इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। दूसरा हमने बोला कि वेक्टर कौन कौन से टाइप के होते हैं, प्लाज्मिड होते हैं, बैक्टीरियोफाज होते हैं जिसमें M13 लैम्ब्डाफाज होते हैं, ठीक है, कॉस्मिड होते हैं जो कि लैम्ब्डाफाज के कॉस साइड से और प्लाज्मिड दोनों से मिलके बनते हैं, कॉस्मिड, ठीक है। फाजमिड जो है वो बैक्टीरियोफाज यानी वायरस जो है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वायरस प्लस प्लाज्मिड दोनों को मिला के फाजमिड बनता है। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ट्रांसपोजोन जिनको जंपिंग जीन बोला जाता है, बक्यूलो वायरस हो गया, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया, मैमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हो गया, ये सारे वेक्टर्स डीएनए होते हैं। इनको यूज करके हम अपना जीन इसमें डाल सकते हैं और इसको बैक्टीरिया में या प्लांट में या एनिमल में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट कॉमनली कौन से प्लाज्मिड यूज होते हैं, दैट इज प्लाज्मिड यूज होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो वेक्टर यूज होते हैं वो होते हैं प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। प्लाज्मिड कौन से, पीबीआर, पॉलीवर एंड रेड्रिग्यूस हमने देखा इसमें। पीयूसी दैट इज प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये यूज होता है। इसके अलावा हमने देखा लैम्ब्डाफाज, M13 फाज यानी बैक्टीरियोफाज यूज होता है मोस्ट कॉमनली, ठीक है। एक जो बैक्टीरियोफाज एक जो वेक्टर होता है प्लाज्मिड या कोई भी, तो एक वेक्टर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए, इजीली उसको पेनिट्रेट करते आना चाहिए बैक्टीरियल सेल में, मतलब बैक्टीरियल सेल में उसको इजीली एंट्री मिलनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं
थ्योरी क्या दी गई है। तो नेक्स्ट पेज पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट पेज में हमको दिख रहा है वेक्टर में और क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो वेक्टर शुड हैव मार्कर जीन, वेक्टर में मार्कर जीन होने चाहिए। मार्कर जीन क्या होते हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि भाई वेक्टर जो है वो एंटर कर चुका है या नहीं बैक्टीरियल सेल में। अब वेक्टर जो है बैक्टीरियल सेल में एंटर करेगा, जैसे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड देखो बैक्टीरियल सेल इतना छोटा है जो माइक्रोस्कोप में भी दिखाई नहीं देता प्रॉपरली। हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें भी बहुत छोटा सा दिखता है, उसके अंदर एक छोटा सा प्लाज्मिड यानी सर्कुलर डीएनए गया है जो हमारा जीन लेके गया है, ठीक है, जिसमें हमने अपना जीन इंट्रोड्यूस किया था। अब वो वहां पे जाके हमको हाई बोल के तो बताएगा नहीं, या हमको कोई मैसेज तो सेंड नहीं करेगा कि भाई मैं पहुंच गया हूँ बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो वो पहुंचा या नहीं पहुंचा ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वो पता करने के लिए हम उसमें मार्कर जीन ऐड करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जीन ऐड करते हैं जो जीन से हमें पता चलता है कि भाई ये पहुंच चुका है। तो ये मार्कर जीन होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब क्योंकि ये बैक्टीरिया है, देखो यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझते हैं अगेन, ठीक है। तो ये हमारा बैक्टीरिया है, ये हमारा बैक्टीरिया है, इसमें हमने जीन इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जीन इंट्रोड्यूस किया वेक्टर के मदद से। अब ये हमारा वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर पहुंच चुका है और ये वेक्टर ने हमारा जीन भी लेके पहुंच चुका है, मतलब वेक्टर के पास हमारा जीन भी है। अब वेक्टर पहुंचा या नहीं पहुंचा कैसे पता चलेगा, तो इस पे मार्कर जीन होते हैं। यहाँ पे कुछ मार्कर जीन भी हमने ऐड किए थे, हमने कुछ मार्कर जीन भी ऐड किए थे। ये मार्कर जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं ये, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। तो अब ये क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे मैंने एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऐड किया है, मान लो एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक का एक जीन ऐड किया है मैंने, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऐड किया है, एम्पीसिलिन। तो आपको पता होगा एम्पीसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक होती है और एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो अगर हम अभी इसको एम्पीसिलिन से ट्रीट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे एम्पीसिलिन डाल दूँ बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा एम्पीसिलिन डाल दूँ, तो ये बैक्टीरिया किल नहीं होगा, ये बैक्टीरिया किल नहीं होगा, ये बैक्टीरिया अभी भी अलाइव रहेगा। अलाइव क्यों अलाइव रहेगा, क्योंकि मैंने इसमें जो प्लाज्मिड डाला था उसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने वाला जीन था, जिस जीन के वजह से उस बैक्टीरिया ने कुछ ऐसा प्रोटीन कोड बना लिया होगा मे बी, ठीक है, जिस जीन के वजह से बैक्टीरिया ने कुछ ऐसा प्रोटीन कोड बना लिया होगा कि इस प्रोटीन कोड को अब ये जो इस प्रोटीन कोड को ये जो एंटीबायोटिक है ये इन्फेक्ट नहीं कर सकती या ये इसको खत्म नहीं कर सकती, किल नहीं कर सकती, ठीक है। तो बेसिकली हमने इस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बना दिया एम्पीसिलिन के लिए, ठीक है। तो एम्पीसिलिन के लिए पहले ये रेजिस्टेंट नहीं था। अगर हम पहले वाला बैक्टीरिया देखे, पहले वाला ये नॉर्मल बैक्टीरिया देखे, तो ये पहले एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट नहीं था, इसमें इसका नॉर्मल डीएनए है, ठीक है। लेकिन जब हमने इसमें प्लाज्मिड ऐड किया, ये प्लाज्मिड, ठीक है, तो प्लाज्मिड में एम्पीसिलिन है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, जीन। तो एम्पीसिलिन को अगर हम इसमें ऐड करेंगे, एंटीबायोटिक में बैक्टीरिया डालेंगे या बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक में डालेंगे, तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, क्योंकि उसको यहाँ पे रेजिस्टेंट मिल रहा है, ठीक है। समझो इस चीज को, यहाँ पे हमने जो प्लाज्मिड ऐड किया है, इस प्लाज्मिड में इस एंटीबायोटिक को रोकने वाला जीन है, एंटीबायोटिक को रोकने वाला जीन है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अब एंटीबायोटिक डाला, अगर हमने यहाँ पे एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन डाला, तो ये बैक्टीरिया मरेगा नहीं, ये अलाइव रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है जो कि प्लाज्मिड लेके गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एंटीबायोटिक देते हैं तो ये बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, ये बैक्टीरिया किल हो जाता है। क्यों किल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो यहाँ पे कोई एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन हमको देखने को मिल रहा है। पहले कंडीशन में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इस कंडीशन में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई मार्कर जीन के मदद से हमको पता चलेगा। देखो, हमने अपना जीन, अपना डीएनए इंट्रोड्यूस किया बैक्टीरिया में, वो गया या नहीं ये हमको कैसे पता चलेगा, हम उसमें एंटीबायोटिक डाल देंगे। अगर गया होगा तो बैक्टीरिया नहीं मरेगा, और बैक्टीरिया नहीं मरा इसका मतलब हमारा प्लाज्मिड वहां पे पहुंच चुका है, ठीक है। अगर बैक्टीरिया मर गया, ओ शिट, फिर हम बोलेंगे कि भाई हमने जो डीएनए या जो वेक्टर डाला था वो वेक्टर अभी तक नहीं पहुंचा, सिंपल सी बात है,
ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। तो वेक्टर में क्या होना चाहिए, हमने बोला वेक्टर शुड कंटेन मार्कर जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ठीक है, इट मस्ट कंटेन यूनिक क्लीवेज साइट इन वन ऑफ द मार्कर जीन फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये जो भी मार्कर जीन हम ऐड करेंगे उसके लिए यहाँ पे क्लीवेज साइट भी होनी चाहिए। क्लीवेज साइट यानी कटिंग साइट, जिसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से हम कट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्लीवेज साइट भी होनी चाहिए, हम जब चाहे तब मार्कर जीन निकाल सके और जब चाहे तब मार्कर जीन डाल सके, तो इसके लिए क्लीवेज साइट होना जरूरी है। ठीक है, तो एक वेक्टर में क्या होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए पहली बात, ताकि वो अपनी कॉपी बना सके। दूसरा, उसको इजी एंट्री मिलनी चाहिए होस्ट सेल में। तीसरा, मार्कर जीन होना चाहिए। चौथा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि क्लीवेज साइट होनी चाहिए जिसमें इसको इजीली कट किया जा सके। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, मार्कर जीन को निकाला जा सके, डाला जा सके। ठीक है, इसके साथ इसमें कुछ कंट्रोल एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे प्रमोटर, ऑपरेटर, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। यह हमने मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ा है कि अगर किसी जीन को ट्रांसलेट करना है यानी जीन से प्रोटीन बनाना है, तो वहां पे ऑपरेटर रीजन होना चाहिए, प्रमोटर रीजन होना चाहिए। ठीक है, जिसके कारण डीएनए का एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए का प्रोटीन बनेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे प्रमोटर होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होनी चाहिए, ताकि इस डीएनए का प्रोटीन बन सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, द प्लाज्मिड ऑब्टेन नेचुरली डू नॉट पोजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक, हेंस दे आर कंस्ट्रक्टेड इन द इंसर्टिंग जीन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो प्लाज्मिड है वो हमेशा उसके पास सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होते। हमने प्लाज्मिड में इतने सारे कैरेक्टर हमको चाहिए, हमको प्लाज्मिड सर्वगुण संपन्न चाहिए। ठीक है, सर्वगुण संपन्न यानी हमारी सारी रिक्वायरमेंट को प्लाज्मिड ने फुलफिल करना चाहिए। प्लाज्मिड में ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होनी चाहिए, प्लाज्मिड को इजी एंट्री मिलनी चाहिए, प्लाज्मिड में मार्कर जीन होने चाहिए, प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए मार्कर जीन के पास। ठीक है, प्लाज्मिड में ये होना चाहिए, दैट इज प्लाज्मिड में ये सारे कंट्रोल एजेंट्स होने चाहिए, दैट इज ऑपरेटर रीजन होना चाहिए, प्रमोटर रीजन होना चाहिए, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होनी चाहिए। ये सारे कैरेक्टर प्लाज्मिड में होने चाहिए, और ऐसा सर्वगुण संपन्न प्लाज्मिड नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे में हमें वो प्लाज्मिड बनाना पड़ता है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो नेचुरली डू नॉट पोजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बोला है, तो इसीलिए हेंस वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इट, हमको ऐसा प्लाज्मिड बनाना पड़ेगा, उसमें जीन डाल के। ठीक है, प्लाज्मिड में अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डालेंगे, प्लाज्मिड के अंदर और कोई जीन डालेंगे, तो प्लाज्मिड को हम वैसा बनाएंगे। तो प्लाज्मिड कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ऐसे कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। PBR 322 जो हमने पढ़ा, बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज ने बनाया था। इसके अलावा हम बात करते हैं दैट इज PBR 320, ये भी बॉलिवर और रॉड्रिग्यूज ने बनाया है। इसके अलावा PACYC ये एक प्लाज्मिड है जो कि 177 नंबर है इसका। इसके अलावा ये सारे जो प्लाज्मिड है ये कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड है, इनको बनाया गया है। इसमें से PBR 322 ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब प्लाज्मिड का एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये PBR 322 का ही डायग्राम यहाँ पे हमको दिया गया है। इस प्लाज्मिड में देखिए, तो इस प्लाज्मिड में हमको बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट दिख रही है। ये सारी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की साइट है, मतलब इन अलग अलग जगह पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को कट कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, प्लाज्मिड इसमें ओराइसी है, ओराइसी का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है यानी एम्पिसिलिन है। तो यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट सारी चीजें हमको मिल रही है जो हमको एक प्लाज्मिड में चाहिए। प्लाज्मिड क्या है, देखो, द प्लाज्मिड मोस्ट कॉमनली यूज फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दोज दैट रेप्लिकेट इन ई कोलाई। ठीक है, ऐसे प्लाज्मिड को ज्यादातर यूज किया जाता है जो ई कोलाई बैक्टीरिया में खुद को रेप्लिकेट कर सके, खुद की कॉपी बना सके। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो प्लाज्मिड हम यूज करते हैं वो प्लाज्मिड इजीली रेप्लिकेट होना चाहिए इनसाइड ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, इशेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया। इन्वेस्टिगेटर ने पता किया है, हैव इंजीनियर्ड दिस प्लाज्मिड टू ऑप्टिमाइज देयर यूज एज अ वेक्टर फॉर डीएनए क्लोनिंग। तो इन्वेस्टिगेटर ने ये वाला प्लाज्मिड बनाया है जिसको हम PBR 322 बोलते हैं। PBR 322 में देखो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट है। डीएनए को आप कहीं पे भी कट कर सकते हैं, आप डीएनए को इधर कट कर सकते हैं, आप इधर कट कर सकते हैं, आप इधर कट कर सकते हैं, इधर कट कर सकते हैं। तो डीएनए को अलग अलग जगह पे आप कट लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट एंजाइम। ठीक है, ये सारी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से आप डीएनए को अलग अलग जगह पे कट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मतलब अपनी कॉपी ये बनाने के काबिल है PBR 322। चलो इसको नाम दे देते हैं PBR, 2 मिनट, P स्मॉल चाहिए इसमें, तो PBR 322।
तो ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है जो कि एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मिड वेक्टर फॉर प्लांट। अगर प्लांट में हमें जीन डालना है, हमें एक प्लांट की एबिलिटी को बढ़ाना है। देखो, प्लांट था बेचारा, नॉर्मल था, प्लांट के अंदर हमें कोई एक जीन डालना है, कोई ऐसा कैरेक्टर डालना है जो कैरेक्टर आज तक वो प्लांट प्रोड्यूस नहीं किया था। जैसे एग्जांपल है बीटी कॉटन, बैसिलस thuringiensis का जीन हम प्लांट में डालते कॉटन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जीन क्या करता है, ये इंसेक्ट के अंदर एक प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन इंसेक्ट की गट को ब्लॉक कर देता है। इंसेक्ट वो लीफ को खा नहीं पाता। इंसेक्ट बहुत ज्यादा कॉटन प्लांट के लीफ को खाता है। इंसेक्ट यानी कैटरपिलर, जो इल्ली होती है बड़ी सी कैटरपिलर, वो कॉटन प्लांट को खा लेता है, जिसके वजह से कॉटन प्लांट का फोटोसिंथेसिस नहीं होता, प्रोडक्शन कम होता है। तो बीटी कॉटन में क्या किया गया, बैसिलस thuringiensis एक प्रोटीन बनाता है अपने बॉडी में। तो ये प्रोटीन इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है इंसेक्ट की, ठीक है। इंसेक्ट के बॉडी में जब ये प्रोटीन जाएगा बैसिलस thuringiensis का, बैक्टीरिया का, तो ये इंसेक्ट की गट को ब्लॉक कर देता है, इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है और भूखमरी के कारण वो इंसेक्ट मर जाता है। तो हमने क्या किया, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का जीन प्लांट में डाला, बैक्टीरिया का जीन प्लांट में डाला, वो प्रोटीन बनाने वाला, ठीक है। और प्लांट अब वो प्रोटीन बनाता है, प्लांट का थोड़ा सा लीफ वो इंसेक्ट खाता है, तो इंसेक्ट के बॉडी में वो प्रोटीन चले जाता है, जीन जाता है, प्रोटीन जाता है, और प्रोटीन की वजह से वो उसका जो इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे में वो इंसेक्ट अब ज्यादा प्लांट को खराब नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम प्लांट में भी जीन या डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं और उनसे भी नए नए कैरेक्टर हम बनवा सकते हैं, मतलब नए नए प्रोडक्ट्स बना के ले सकते हैं। तो प्लांट्स में डीएनए डालने के लिए कोई भी एरा गैरा प्लाज्मिड या वेक्टर यूज नहीं होता। प्लांट के लिए सिर्फ टी.आई. प्लाज्मिड ही यूज होता है। प्लांट में सिर्फ और सिर्फ टी.आई. प्लाज्मिड ही यूज होता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे थ्योरी में, एन इम्पॉर्टेंट वेक्टर फॉर कैरिंग न्यू डीएनए into many types of plant is a plasmid that found in the Agarobacterium tumefaciens, ठीक है। तो प्लांट में कोई भी प्लाज्मिड हम यूज नहीं करते। प्लांट में अगर हमें जीन ऐड करना है, डीएनए ऐड करना है, तो एक स्पेशल प्लाज्मिड यूज होता है जिसको टी.आई. प्लाज्मिड बोलते हैं, और ये प्लाज्मिड एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन नाम के बैक्टीरिया से मिलता है, ठीक है। देखो, इंपॉर्टेंट वेक्टर फॉर कैरिंग न्यू डीएनए इनटू मेनी टाइप ऑफ प्लांट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर जो कि नया डीएनए लेके जाता है प्लांट में डीएनए को कैरी करता है। ये वेक्टर हमको कहाँ मिलता है, इट इज फाउंड इन एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन। ये जो टी.आई. प्लाज्मिड है, ये जो टी.आई. प्लाज्मिड वेक्टर है, ये हमको एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से मिलता है, ठीक है। दिस बैक्टीरियम लिव्स इन द सॉइल एंड कॉजेस प्लांट डिजीज कॉल्ड एज क्राउन गॉल। तो ये प्लांट डिजीज कॉज करता है क्राउन गॉल। ये बैक्टीरिया जो है ये सॉइल में होता है, और सॉइल से जब ये प्लांट में जाता है तो प्लांट में ये क्राउन गॉल यानी बड़े बड़े ऐसे ट्यूमर फॉर्म करता है। ट्यूमर यानी गुच्छे, प्लांट का जो खोड़ होता है, खोड़ बार्क, उसके ऊपर बड़े बड़े ऐसे गोले गुच्छे बन जाते हैं, तो ट्यूमर फॉर्म करता है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ओवरग्रोथ और ट्यूमर, ठीक है। तो ट्यूमर फॉर्म करता है, क्राउन गॉल फॉर्म करता है। एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन के अंदर एक प्लाज्मिड होता है जिसको हम बोलते हैं टी.आई. प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। और इसी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को यूज किया जाता है फॉर ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्लांट। ऑर्गेनिज्म का डीएनए अगर प्लांट में डालना है तो हमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं चलेगा, हमें एक ही प्लाज्मिड चाहिए, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। और वो कहाँ से मिलता है, दैट इज एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन। इस पैराग्राफ में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, नीट एमएसटी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि हमारे पास प्लांट में अगर हमको जीन ट्रांसफर करना है तो हमें चाहिए वेक्टर, स्पेसिफिक वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा है, टी.आई. प्लाज्मिड। कहाँ मिलेगा, एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन। एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन एक बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में होता है और ये क्राउन गॉल डिसीज फॉर्म करता है। इसको याद रखना, क्राउन गॉल डिसीज फॉर्म करता है, ठीक है, जिसके वजह से ट्यूमर फॉर्म होते हैं। और ये टी.आई. प्लाज्मिड की वजह से हो रहा है क्योंकि इसके जो जीन है वो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में है, ठीक है। तो यही प्लाज्मिड हम प्लांट में डीएनए को इंसर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड एज टी.डीएनए। टी.आई. प्लाज्मिड को टी.डीएनए भी बोला जाता है, विच इंसर्ट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनटू द क्रोमोसोम ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट सेल। तो ये जो टी.डीएनए होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए, ये अपना कॉपी, अपने डीएनए की कॉपी इंट्रोड्यूस करता है इनटू द प्लांट डीएनए सेल, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोजोन की। ट्रांसपोजोन को भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड के साथ। ट्रांसपोजोन क्या होते हैं, हमने बोला जंपिंग जीन, जो एक जगह से दूसरे जगह पे जंप करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपोजोन को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्लांट, ठीक है।
विद द न्यू डीएनए कैन स्टिल बी इंसर्टेड इनटू द होस्ट सेल क्रोमोसोम। तो हम ट्रांसपोजोन के मदद से भी नया डीएनए होस्ट सेल में, होस्ट क्रोमोसोम में यानी प्लांट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अ प्लांट सेल कंटेनिंग दिस डीएनए कैन देन बी ग्रोन इन द कल्चर इंड्यूस टू फॉर्म अ न्यू ट्रांसजेनिक प्लांट। तो अब ये जो हमने किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नीचे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो अगर हमारे पास ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियम, ठीक है, एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन। इस बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड है जिसको हम बोल रहे हैं टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। ये जो प्लाज्मिड है ये है टीआई प्लाज्मिड। तो इस प्लाज्मिड को हम पहले तो आइसोलेट करेंगे, हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड को हमने बाहर निकाला। इस प्लाज्मिड को खोलेंगे इन द सेंस इसमें एक कट लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इसमें हम अपना डिजायर्ड जीन ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इस प्लाज्मिड को हम प्लांट सेल को इन्फेक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल को इन्फेक्ट करवाएंगे, ठीक है। ये जो प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में 2 मिनट, हाँ, तो इस प्लांट सेल में हम ये प्लाज्मिड को एंटर करा देंगे। ये प्लाज्मिड अब प्लांट सेल में चला गया है और इसमें हमारा डीएनए भी है जो हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो इस मदद से अभी ये प्लाज्मिड प्लांट सेल में नए नए कैरेक्टर शो करवाएगा। तो प्लांट में हमने जो कैरेक्टर शो करवाने हैं वो कैरेक्टर प्लांट में अब शो होंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, या ट्रांसपोजोन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके के 2 प्लाज्मिड यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है दोस्तों। आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है, अरे हाँ, इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, इसको भी हम अभी ही देख लेते हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है? ऐसा होस्ट जो कि कैपेबल हो, ठीक है, रेप्लिकेट होने के, मतलब एक होस्ट जिसके अंदर हमने अपना डीएनए डाला है, वो डीएनए वो होस्ट अपनी कॉपी बना सकना चाहिए। होस्ट ने अपनी 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 8000, 8 लाख कॉपी बना सकना चाहिए। तो ऐसे होस्ट को हम कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते हैं, जो अपनी कॉपी बनाए और हमको बहुत सारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दे, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है? क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म जो कि जिसमें हमने डीएनए डाला है और जो अपनी अभी कॉपीज बनाने वाला है और जो हमें बहुत सारा प्रोडक्ट बना के देने वाला है। तो यहाँ पे क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली बैसिलस हीमोफिलस यूज होता है, बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पायरोली एक बैक्टीरिया यूज होता है, और ई कोलाई, सबसे ज्यादा ई कोलाई यूज होता है। तो ये कुछ कॉम्पिटेंट होस्ट है जिनको यूज किया जाता है फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे हमारा ये पूरा वीडियो लेक्चर जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, नए नए वीडियोस के लिए जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।